जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। आज मैं आपको चैप्टर नहीं कराऊंगा बल्कि एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये सारे सवाल वो हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और सब प्रीवियस ईयर से। टेंशन मत लो, ये वो सवाल हैं जो आपकी नजरों से कई बार निकले हैं। बस ये देखना कि आप कितने सवाल यहाँ पर सही कर पा रहे हो। ठीक है भाई। पहला ही सवाल है यहाँ पर, काली घटा का घमंड घटा। आप अच्छे जानते हो, आपकी एग्जाम डेट आ गई और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से पेपर को देना, इतना हार्ड नहीं आने वाला पेपर, इजी ही पेपर आएगा। जैसे आपने पिछली बार देखा भी था, इतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। मगर क्या था, डर जाते हैं पहले ही पहले कि पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है भाई। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो काली घटा का घमंड घटा। आप यहां पर देखो, घटा दो बार आया है, घटा दो बार आया है। और एक आपने एक्सप्लेनेशन एक चीज का पढ़ा होगा, यानी व्याख्या पढ़ी होगी कि जब किसी शब्द का बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है भाई, यमक अलंकार होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यमक अलंकार के अंदर अगर किसी भी शब्द की आवृत्ति इवन नंबर में हो रही है, इवन नंबर मतलब सम संख्या में, अगर सम संख्या में हो रही है, सम संख्या में हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। इस चीज को आप ध्यान से देखना। लेकिन अगर किसी शब्द की आवृत्ति ऑड नंबर में हो रही है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में हो रही है, विषम संख्या में, बस हमने ये याद कर रखा है कि जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। लेकिन ये जानकारी अधूरी है। लेकिन मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि जब भी किसी शब्द की आवृत्ति सम संख्या में हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, और जब विषम संख्या में हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा दोस्त? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आपने कई बार इस चीज को देखा होगा कि जब श्लेष अलंकार का कोई एग्जाम्पल आपके सामने आता है तो वहां पर सिर्फ एक शब्द होता है, ज्यादातर एक शब्द होता है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर एक शब्द होगा तो आप वहां पर क्या लगा देते हो, श्लेष अलंकार। कभी भी आप देखना, यमक अलंकार का जो भी एग्जाम्पल आपने आज तक देखा होगा वो सब के सब किस चीज में होंगे, सम संख्या में उन शब्दों की आवृत्ति हो रही होगी, यानी कि इवन नंबर में हो रही होगी। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो बार आया है, यानी कि 2, 4, 6, 8, और इस विषम में 1, 3, 5, 7। इस तरीके से क्या होती है दोस्त, आवृत्ति होती है। श्लेष में ज्यादातर आपको एक नंबर में मिलता है, एक नंबर वाला मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, या फिर आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर काली घटा एक बादल का नाम है, बादल यानी मेघ की बात हो रही है। और यहाँ पर काली घटा का अर्थ है कम होना, यहाँ पर काली घटा का अर्थ है कम होना, है ना, रिड्यूस होना या घटना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में होता है जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, यहाँ पर शब्द था और अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है। इसमें कुछ नहीं है, सम विषम का इसमें कुछ मैटर नहीं है। ठीक है भाई। तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से, है ना, चटनी चटाई, इस तरीके से च च च च। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है दोस्त इसमें हमसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से उत्तर देना दोस्त, गलती नहीं करनी है। अब कोई चांस नहीं है गलती करने का। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऐसे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आपको इसमें एक रत्ती भर भी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग क्या होते हैं? तो आप कहोगे कि आपने कई बार बताया है कि अगर हो तो, यानी आप सर्वनाम से भी पहचान सकते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और आप इस चीज को किस चीज से पहचान सकते हो? क्रिया से भी पहचान सकते हो। जैसे अगर होता है, जैसे अगर होता है तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे पुल्लिंग बन जाएगा। बोले ठीक है। और अगर होती है तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्त? तो आप कहोगे यहाँ पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। होती है तो स्त्रीलिंग, होता है तो पुल्लिंग। जैसे सेना, बोले होती है तो क्या बनेगा? बोले स्त्रीलिंग बन जाएगा। मणि होती है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। धरती होती है, स्त्रीलिंग बन जाएगा। कुटुंब होता है, कुटुंब मतलब समूह, कुटुंब क्या है भाई? होता है। तो ये क्या बनेगा? ये पुल्लिंग बनेगा और ये हमारा आंसर बनेगा। क्या पूछा था? पुल्लिंग पूछा था। तो कुटुंब होता है, और जब होता है तो बोले पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें?
ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संगम संवाद शब्दों में उपसर्ग है। ऐसे ही सवाल आएंगे दोस्त, बिल्कुल आप मैच कर लेना, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। संगम और संवाद, जब आप इस संगम को तोड़ोगे तो ये बनेगा सम, हलंत के साथ बाहर आएगा, प्लस गम, संगम बन जाएगा। और जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा सम, हलंत के साथ, और यहाँ पर क्या बनेगा, बाद बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो संगम जो होगा, ये वाला संगम, इसमें हलंत लगा लो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये सब गलत है, ये सब गलत है। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, देखना, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। बताओ भाई क्या होगा शुद्ध वाक्य, जल्दी से फटाफट आंसर बता दो। बोले ठीक है बता देते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, तलवार एक उपयोगी फौलाद है। तलवार एक उपयोगी फौलाद है। क्या फौलाद होती है तलवार? बोले नहीं होती है, फौलाद नहीं होती है, तो फौलाद नहीं होगा आंसर। ठीक है भाई, अगले में क्या कह रहा है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। हाँ भाई शस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शास्त्र कर लिखा था, वहां पर भी शास्त्र था, तो मैंने शस्त्र कर दिया। देखो, ऐसे कोई हथियार जो साथ में यानी कि हाथ में रख के चलाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। और ऐसे कोई हथियार या कुछ भी ऐसा जो फेंक कर चलाया जाता है, उसको अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोले अस्त्र बोलते हैं, अस्त्र। ठीक है भाई, अस्त्र बोलते हैं। जैसे शस्त्र की बात करूं तो तलवार हो सकती है, तलवार के साथ साथ आप क्या ले सकते हो, हाथ में बंदूक ले सकते हो, तो बंदूक भी क्या है, हाथ में रख के चलाई जाती है, तो वो भी शस्त्र हो जाएगा। सा मतलब साथ, और साथ में जो रखे चलाए जाते हैं उसी को हम शस्त्र बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। अस्त्र में क्या आता है, जैसे भाला फेंकना, या फिर कह सकते हो कोई बम फेंकना, या कोई ऐसे छोटे उपकरण होते हैं फेंकने वाले जिनसे चलाया जाता है ना, या बाण। देखो तीर कमान जो है, तीर जो तीर होता है, जो तीर जो सैड़ देने आकर निकल जाता है, वो एक तरह का अस्त्र है, सॉरी हाँ अस्त्र है, लेकिन उसका जो धनुष होता है वो शस्त्र होता है। ठीक है भाई, वो शस्त्र होता है। तो तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, शास्त्र तो वो होते हैं पढ़ने वाले, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ये अस्त्र नहीं है, बस यहीं पर मार खा जाओगे आप। तो ये अस्त्र नहीं है, शस्त्र है, साथ में रखकर चलाया जाता है। अगले पर आते, क्या कह रहे हैं दोस्त इसमें, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है, जिसका अर्थ भिन्न होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वो कह रहा है कि अंग्रेजी में अपनाया गया है, अंग्रेजी में अपनाया गया है और उसका अर्थ भिन्न होता है। देखो प्रभु, ईश्वर और भगवान, ये सब क्या है, ये तत्सम शब्द है। लेकिन जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ, इसमें जो जग है, इसमें जो जग है, ये जग एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जग, जिसमें लोटा पानी वगैरह पीते ना, मग्गा वगैरह होता है, वो जग होता है, जग। और एक जग इसका अर्थ होता है संसार, संसार। ठीक है भाई, संसार भी इसका अर्थ हो जाता है। और इसे काय में अपनाया गया है, बोले अंग्रेजी में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। क्या कह रहे हैं भाई, शुद्ध वाक्य हमसे छांटना है। शुद्ध वाक्य, वह शायद से आज आएगा, ये तो गलत हो गया, शायद से थोड़ी ना आएगा, वह शायद आज आएगा, वह शायद आ जाएगा, या फिर शायद वह आ जाएगा। अगर इसको आप शुरू में लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद वह आज आएगा ऐसा होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। चाकू से बच्चों को काटकर फल खिलाओ, जब बच्चों को आप काट दोगे तो फल किसे खिलाओगे, गलत हो जाएगा। ये गलत तरीका है भाई, ये भी गलत तरीका है। फिर आगे कह रहा है मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, या मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। हमेशा कंपैरिजन समान चीजों में होता है। जैसे यहाँ पर जूते हैं तो सामने वाले के भी जूते से ही कंपेयर होगी, ना कि किसी व्यक्ति या आदमी से, है ना। औरत की औरत से कर सकते हो, किसी भी चीज की समान चीजों में हमेशा कंपेयर होती है। ऐसा नहीं है अब यहाँ पर जूता देखो तो तुमसे कर दी, यानी जूते की तुलना किससे कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। क्या कहना है दोस्त इसमें? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में स्मरण का विलोम बताओ। निम्नलिखित में स्मरण का विलोम, तो स्मरण का जो विलोम होता है वो क्या होता है? बोले ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्मरण होता है। स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाता है। अगले पर आ जाते हैं। नॉर्मल सा सवाल था, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ना, आपके एग्जाम में कम से कम दो सवाल तो आपको पक्का मिलेंगे विलोम शब्द और पर्यायवाची से, और सम श्रुति भिन्नार्थक जो होते हैं उनसे भी एक दो आपको मिल ही जाएगा पक्का। ठीक है भाई, तो इस चीज को एक बार अच्छे से देख लेना। ये कह रहे हैं अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? किसकी रचना अभी जरा बताओ। तो आप कहोगे ये रचना बन जाती है, ये रचना बन जाती है अमृतलाल नागर की। किसकी दोस्त? अमृतलाल नागर की रचना बन जाती है, अमृत और विष। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर भी अमृत है और यहाँ पर भी अमृत है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगले में क्या कह रहा है? देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल करा था कि दोबारा से उसी कहा गया, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? यहां पर देखो 3 बेर आया है, बेर आया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है? बेर है। यहाँ पर क्वांटिटी है, यानी कि काउंटिंग करनी है हमें, काउंटिंग कितनी है, तो यहाँ पर भी बेर है, वहां पर भी बेर है। आप देखोगे कि एक शब्द 2 बार आया है। कितनी बार? 2 बार, यानी कि ये इवन नंबर में है, इवन नंबर में है। और मैंने आपको कहा था कि जब कोई शब्द इवन नंबर में आ जाए, सम में आ जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर 1 बार आया होता या फिर 1 से ज्यादा बार, 3 बार 5 बार, तो वहां पर श्लेष हो जाता। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो बेर है ये फल को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बेर है ये बार को दर्शा रहा है। बार मतलब कितनी बार, यानी कि काउंटिंग को, यहाँ पर काउंटिंग यानी टाइम्स, कितनी टाइम्स खाया है आपने, यहाँ पर ये टाइम्स को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, टाइम अलग होता है, टाइम्स अलग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है। हमसे कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई में, चरण कमल का क्या अर्थ है? चरण कमल बंदो हरिराई में, यहां पर चरण कमल का क्या अर्थ है? देखो यहां पर जब उपमेय और उपमान में अभेद हो, यानी जब उपमेय में और उपमान में कोई अंतर ना हो, तो वहां पर क्या होता है? तो आप कहोगे वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। आप यहां पर देखो, यहां पर जो चरण है और यहां पर जो कमल है, चरण क्या है यहाँ पर? तो आप कहोगे चरण यहाँ पर उपमेय है। क्या है? उपमेय, ये उपमेय है। जबकि यहां पर आप देखोगे जो कमल है ये उपमान है। उपमान, उपमान हमेशा श्रेष्ठ वस्तु को दर्शाता है, और उपमेय हमेशा तुच्छ वस्तु को या उससे कम वस्तु को दर्शाता है, निम्न कोटि के वस्तु को उपमेय दर्शाता है। अब वो कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई में, चरण कमल क्या है? तो चरण कमल क्या है मेरे दोस्त? क्या कह रहा है? चरण कमल क्या है? कमल के फूल पर पैर नहीं भाई, गलत हो जाएगा। पैरों फल, पैरों पर कमल के फूल नहीं भाई, पैर और कमल के फूल नहीं भाई। ये कह रहा है कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर, यानी कि उसके पैर जो है ना वो कैसे हैं मेरे दोस्त? कमल के फूल की तरह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो आप कहोगे ये एक देशी शब्द है। देखो खिचड़ी शब्द जो है देशी शब्द है। देशी शब्द कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का अभी तक पता ना चला हो, तो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? देशीज होते हैं। विदेशी क्या होते हैं? विदेशी वो शब्द होते हैं जो विदेश से हैं, जैसे जापानी शब्द होते हैं, कुछ पुर्तगाली होते हैं, कुछ तुर्की होते हैं, कुछ उर्दू अरबी होते हैं, कुछ फारसी होते हैं, कुछ उर्दू के शब्द होते हैं। ये सारे के सारे शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, और तद्भव कौन से होते हैं? जो हिंदी से लिए गए हैं, वो तद्भव हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें? उचित शब्द का चयन कीजिए, उचित शब्द का चयन कीजिए,
उचित शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है भैया, उचित शब्द। औद्योगिक, यहाँ पर आप देखोगे तो दो मात्राएं होती हैं, इस वजह से गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें सही शब्द ढूंढना है हमें। औद्योगिक में ऊ नहीं होता है, ओ होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। औद्योगिक में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ग है इसमें छोटी की मात्रा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर औद्योगिक ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अंगना का, तो इस अंगना शब्द को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्त्री भी बोल देते हैं, अंगना को स्त्री भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें हमसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं भैया स्त्रीलिंग शब्द? तो आप कहोगे देखो देशों के नाम, देशों के नाम मतलब जैसे मैंने भारत लिखा, तो भारत होता है या होती है, तो आप कहोगे भारत होता है। जब होता है तो ये क्या बनेगा? पुल्लिंग बन जाएगा। पर्वत के नाम, पर्वत जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय होता है या होती है, तो आपको हिमालय तो होता है, तो ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। पूछा क्या है? स्त्रीलिंग। वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम जैसे पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ होता है या होती है, तो आपको होता है। जब होता है तो ये क्या बनेगा? ये भी पुल्लिंग बन जाएगा। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम ये सब के सब जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। ट्रिक मैं आपको ऐसी बताता हूं जो आप याद आपको नहीं भी रहेगी ना, फिर भी आप मुंह पे लाके चीजों को बोल सकते हो। कह रहा है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो आप कहोगे सूरदास जो थे वो कृष्ण जी की भक्ति करते थे या उनको ज्यादा मानते थे, और इनकी सारी की सारी रचनाएं किस भाषा में है? तो आप कहोगे ये सब के सब ब्रज भाषा में है। कौन सी में दोस्त? ये ब्रज भाषा में है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत, खड़ी बोली, प्राकृत। देखो इसमें भाषाओं का अगर मैं क्रम बताऊं आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आई? तो आप कहोगे संस्कृत आई थी। आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आई थी? बोले संस्कृत आई थी, है ना, संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? तो आप कहोगे यहाँ पर पाली आ गई थी। बोले ठीक है। पाली के बाद बोले प्राकृत आ गई थी। बोले ठीक है, प्राकृत, प्राकृत आ गई थी। प्राकृत के बाद कौन सी आ गई थी? तो आप कहोगे प्राकृत के बाद आ गई थी अपभ्रंश। कौन सी आ गई थी? अपभ्रंश आ गई थी, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आई थी? बोले अबहट्ट आ गई थी, अबहट्ट, अबहट्ट आ गई थी। और इसके बाद आई थी हिंदी, उसके बाद आई थी हिंदी। ये एक सामान्य रूप है, ये एक सामान्य रूप है। इसको थोड़ा तोड़ोगे आप तो ये बनेगा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, है ना। फिर आती है प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। इस तरीके से इसका तोड़ने के बाद रूप बनता है, लेकिन जो सामान्य रूप है वो सामान्य रूप क्या है? वो ये वाला बन जाता है। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट और हिंदी। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा था इसमें? कह रहा है हमसे कि आए थे हरिभजन को ओडन लगे कपास। आए थे हरिभजन को, यानी कि एक महत्वपूर्ण काम के लिए आए थे, बेकार के काम पे लग गए। जैसे हम क्लास देखना आते हैं अपने यूट्यूब पर, शॉर्ट्स देखने लगते हैं, देखते देखते कितना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा महत्वपूर्ण काम को छोड़कर अब बेकार का काम करना, वही कहलाता है हमारा आए थे हरिभजन को ओडन लगे कपास। ठीक है भाई, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है। इस मुहावरे का अर्थ बताना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ये आंसर नहीं होगा। ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, यानी ईश्वर की पूजा करके व्यापार में लग जाना, ये नहीं होगा। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, नहीं भाई। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा, उपेक्षा होता है मतलब उस काम को छोड़ देना, है ना। उपेक्षा कर किसी दूसरे काम में लग जाना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विशेष काम के लिए आए थे और आप बेकार का काम करने लगे, यानी किसी दूसरे काम को करने लगे, तो यही क्या होता है? यही होता है आए थे हरिभजन को ओढ़न लगे कपास। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है हमसे कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी।
परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, है ना। आप में कहना कि मेरी भी अकल चकरा रही है। देखो, अगर पेपर आपका कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए आएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, मजे मारो, पढ़ाई करो, मजे मारो, है ना। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। अनदेखा करना नहीं भाई, शर्मिंदा होना नहीं भाई, गुस्से से भर जाना। गुस्से का क्या होता है? गुस्से कुछ करें, एग्जामिनर का आप क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो ना दोस्त, तब तक आप किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे भले ही गलती सामने वाले की क्यों ना हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। अगर आपने किसी का कुछ बिगाड़ने की कोशिश की ना छात्र जीवन में, तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। चाहे आपने ये कभी किया होगा तो खुद इस चीज को एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना। तो जब तक आप छात्र जीवन में हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और कोशिश भी मत करना। आपका एक मन और तन बिल्कुल शांत स्वभाव का होना चाहिए, एकदम विनम्र होना चाहिए। कहा जाता है कि जिस इंसान में सच में विद्या होती है ना, तो वो इंसान ऑटोमेटिक यानी स्वयं ही विनम्र बन जाता है। ज्यादा पढ़ने वाले लड़कों को आप कभी देखना, वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं है, ज्यादा ना किसी से बात करते हैं, बस अपने ही मन में मग्न रहते हैं। समझ लो, तो विद्या जिसमें प्रवेश कर गई सच में, वो इंसान ऑटोमेटिक ही विनम्र हो जाएगा। और जब तक मेरे दोस्त आप छात्र जीवन में हैं, किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गलती सामने वाले की क्यों ना हो। समझ रहे हो? तो इस भ्रम में कभी मत रहना कि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो। आप तभी किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो जब आप एक छात्र जीवन से निकल के आप खुद किसी भी चीज की, किसी भी काम की जिम्मेदारी खुद लोगे, तब आप कुछ कर सकते हो। वरना छात्र जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। आपकी ही इंसल्ट होगी, आपकी ही बदनामी होगी, आपको ही नकारा जाएगा, आपके बारे में बुरा बोला जाएगा, सारी चीजें आपके लिए ही होंगी। अच्छी बातें भी आपको बुरी लगेगी और आपका अच्छा कहा गया दूसरों को बुरा लगेगा। समझ रहे हो बात को? छात्र जीवन में कोई गड़बड़ी मत करना, क्योंकि आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ना ही किसी का कुछ हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपको बन जाएगा कुछ समझ में नहीं आना। आंसर क्या बनेगा? कुछ समझ में नहीं आना। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है अगले में? ठीक है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये कह रहा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? तो आप कहोगे विशेषण किसी संज्ञा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताता है? बोले विशेषता बताता है। और सर्वनाम कितने होते हैं? बोले 6 प्रकार के होते हैं और मूल सर्वनाम 11 हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताए, वही शब्द क्या होगा? विशेषण बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, उसका पति यानी प्रवासी पति, उसका पति कैसा है? बोले प्रवासी है। तो ये क्या बनेगा? आप कहोगे ये विशेष से बन जाएगा। ये विशेष से बन जाएगा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेषण के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो प्रवासी है, प्रवासी हमारा क्या बन जाएगा? आप कहोगे ये विशेषण का रूप ले लेगा, ये विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? ठीक है भाई, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है हमसे सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बनेगा। तो सुधी में जब आप जन को जोड़ दोगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। कैसे? जैसे मैं यहां पर लिखना चाहूंगा सुधी जन, है ना। जैसे भक्तजन, जैसे कि भक्तजन, जैसे कि भक्तजन, जैसे कि गुरुजन, ये सब क्या बन गए? ये सब के सब बहुवचन बन गए। ठीक है भाई, बहुवचन। और कुछ बहुवचन ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण, ये हमेशा बहुवचन रहता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे अक्षत, कुछ शब्द यहाँ पर मैं आपसे भी चाहूंगा। प्राण, अक्षत, आंसू हो जाता है। हस्ताक्षर हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है। ये सब क्या है? बहुवचन है। ये सब बहुवचन है। जैसे याचना,
याचना, इसका बहुवचन भी याचना का याचना ही रहता है। छाया, छाया, छाया का बहुवचन छाया ही रहता है। समझ रहे हो बात को? छाया का बहुवचन छाया ही रहता है, याचना का याचना ही रहता है। हस्ताक्षर, आंसू, अक्षत और प्राण, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब हमारे बहुवचन रहते हैं, सदैव बहुवचन रहते हैं, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है ना। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। जैसे एक लिखना चाहूंगा दर्शन, दर्शन भी हमेशा क्या है? बहुवचन है। दर्शन भी क्या है? बहुवचन है। सहायता, सहायता भी क्या है? एक बहुवचन है। ठीक है भाई, सहायता भी क्या है? एक बहुवचन हो जाता है। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? सवाल में कहा जा रहा है हमसे संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि इनकी संख्या 33 हो जाती है। कितनी दोस्त? इनकी संख्या 33 हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में और बढ़िया से प्रैक्टिस सेट के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।